नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आपकी खबर, आपकी हकीकत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर हंगामा थम नहीं रहा है। मराठा क्रांति मोर्चा के नेता मनोज जारंगे पाटिल के दूसरे अनशन के 6वें दिन राज्य में सरकार का विरोध देखने को मिल रहा है। राज्य में 4 और लोगों ने आरक्षण की मांग के चलते अपनी जान दे दी है। आलम यह हो चुका है कि मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को ही फूंक दिया। घटना के बाद विधायक प्रकाश सोलंकी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जब हमला हुआ तब वो अपने घर के अंदर ही थे और सौभाग्य से परिवार के ही किसी सदस्य या कर्मचारी को नुकसान नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित है, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के भीड़ आवाज पर हुए हमले पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये उनकी विफलता है। आज एक विधायक का घर फूंका जाता है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो वही अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने स्वास्थ्य जांच करवाने से इनकार कर दिया है, जबकि पुणे और यवतमाल में सीएम और डिप्टी सीएम के पोस्टरों पर निशाना बनाया गया है। यहां इन पर काली स्याही डाली गई है। एक तरफ की डिप्टी सीएम अजित पवार को डेंगू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यवतमाल का दौरा रद्द होने की सूचना है। वेस्टर्न रेलवे ने आज 30 और कल 31 अक्टूबर को 340 लोकल ट्रेन सर्विस कैंसिल करने का ऐलान किया। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच बांद्रा से गोरेगांव के दरमियान 6th लाइन का काम जारी किया गया। भिवंडी में सड़क पार करते समय ट्रक ने 5 वर्षीय मासूम बच्ची को कुचला, मौके पर हुई मौत। भिवंडी से नासिक जाने वाले रोड पर अल रजी हॉस्पिटल के सामने आज दोपहर 12:30 से 1 बजे के दरमियान केमिकल से भरे ट्रक ने एक मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक छोटी बच्ची करीबी औचितपाड़ा इलाके की रहने वाली है। मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों ने बताया कि छोटी बच्ची जब रोड क्रॉस कर रही थी तभी वो ट्रक की चपेट में आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया, जिसे बाद में निजामपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बच्ची का शव भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल में भेजा गया है। इस हादसे के बाद स्थानीय नेता और लोगों ने कुछ देर के लिए रास्ता रोको आंदोलन भी किया। लोगों की मांग है कि भिवंडी शहर में बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। सिर्फ अक्टूबर के महीने में नासिक हाईवे पर 5 हादसे हो चुके हैं। सड़क सुरक्षा को मजबूती देने के उपाय की मांग की जा रही है ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी की चिंता बढ़ती जा रही है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता इसे लेकर बेतुके बयान दे रहे हैं या फिर बदनाम करने की कवायद में जुटे हैं। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी राहत मिली है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के सेक्शन 29A के मुताबिक गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है। दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने इंडिया नाम इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया, इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा। विपक्षी दल इंडिया नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों सहित 28 दलों वाले गठबंधन ने अपना नाम इंडिया 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में रखा था।
बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नाम को लेकर सभी ने सहमति जताई है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली बैठक पटना, दूसरी बैठक बेंगलुरु और तीसरी बैठक मुंबई में हो चुकी है। ये सभी दल साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हैं। एमपी में टिकट वितरण के बाद से ही बीजेपी में शुरू हुआ बगावत का दौर नामांकन जमा करने के अंतिम दिन तक और तेज होता गया। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से करीब 100 सीटों पर पार्टी के अंदर खुलकर नाराजगी दिखाई दे रही है। 40 से ज्यादा नेताओं ने तो पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन तक भर दिया है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नाराज नेताओं को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। भोपाल में उन्होंने पार्टी के नेताओं से यहां तक कह दिया कि वो खुद नाराज और बगावत कर गए नेताओं से बात करने को तैयार हैं। इसके बाद शाह ने कई नेताओं से बात भी की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि शाह भी आधा दर्जन नेताओं को नहीं मना पाए हैं और अधिकांश नेता चुनाव मैदान से अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। शाह एमपी से वापस दिल्ली लौट आए हैं और अब नाराज नेताओं को उन्होंने दिल्ली बुलाया है। बीजेपी का टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री पारस जैन ने भी कहा कि उन्हें शाह ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। उनसे बातचीत भी हुई है। जैन ने कहा कि वो शाह से मिलने दिल्ली जाएंगे। दरअसल टिकटों को लेकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव के समय भी बीजेपी में बगावत हुई थी और इस बगावत के चलते पार्टी कई सीटें हार गई थी और बीजेपी को एहसास हो गया है कि एमपी में बगावत को नहीं थामा गया तो यहां भी उसकी हार तय है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को इसके परिणाम जनता के सामने आएंगे। इस बार कांग्रेस इतिहास बनाती दिख रही है, जबकि बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी ने भी अपनी हार को बिना किसी झिझक के ही स्वीकार कर लिया है। दरअसल राजस्थान बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक 15 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था और कैप्शन में लिखा था, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कांग्रेस की वापसी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन चंद ही मिनटों में बीजेपी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक राजस्थान कांग्रेस ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लिया था। बीजेपी के ट्वीट डिलीट करते ही कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने भाजपा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, ट्वीट डिलीट करने से क्या होगा भाजपा वालों, सच तो सच ही रहेगा। कांग्रेस के शासन में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक पोस्टर भी जारी किया है और पोस्टर में लिखा है, राजस्थान भाजपा ने भी किया प्रदेश में कांग्रेस की वापसी का ऐलान। दिल्ली से फोन आने के बाद किया ट्वीट डिलीट। अब भले ही राजस्थान बीजेपी ने ट्वीट को डिलीट कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस के हमलों से बीजेपी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए पीएम मोदी को प्रचार करने के लिए मिजोरम जाना था, लेकिन पीएम मोदी ने अचानक ये दौरा रद्द कर दिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग को स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट सौंपी थी, उसमें मोदी का कैंपेन 30 अक्टूबर को तय था। हालांकि उस दिन पीएम मोदी मिजोरम न जाकर गुजरात चले गए। सुनने में आ रहा है कि पार्टी के दूसरे बड़े नेता मिजोरम जाएंगे, लेकिन उनके इस दौरे की तारीख फिलहाल पक्की नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि पीएम मोदी आखिर मिजोरम क्यों नहीं गए। इसकी कोई औपचारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की माने तो मणिपुर के कारण पीएम मोदी मिजोरम नहीं गए। मोदी मणिपुर पर चुप रहे, उनको मणिपुर जाने का समय नहीं मिला, तो मोदी किस मुंह से मिजोरम जाते। ऐसे में जैसे ही मोदी की मिजोरम दौरे की चर्चाएं तेज हुई, मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने इंटरव्यू में मोदी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी मिजोरम आए तो उनके साथ मन साझा नहीं करेंगे। जोरमथांगा ने भी मोदी के खिलाफ स्टैंड मणिपुर के नाम पर ही लिया था। बता दें, मिजोरम मणिपुर का पड़ोसी राज्य है। हिंसा के बाद मणिपुर से पलायन करके बहुत सारे लोग मिजोरम पहुंचे थे। जोरमथांगा ने ये बात नहीं छुपाई कि जिस मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, उसके साथ दिखने में पॉलिटिक्स रिस्क है। जोरमथांगा ने कहा था कि जब पीएम मिजोरम का दौरा करेंगे तो वो उनके साथ मन साझा नहीं करेंगे। जोरमथांगा ने मिजोरम के पड़ोसी राज्य और मणिपुर में चर्चों पर हमलों के लिए बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को आरोपी बताया था। जोरमथांगा की नजर में मणिपुर संभालने के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। बता दें, मिजोरम में जोरमथांगा की पार्टी एमएनएफ सत्ता में है और मणिपुर में बीजेपी सत्ता में है। हालांकि मिजोरम में बीजेपी एमएनएफ के बीच गठबंधन नहीं है, लेकिन एमएनएफ एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में दोस्त रहते हुए भी जोरमथांगा ने बीजेपी और मोदी सरकार को हर मौके पर झटका दिया है। दरअसल मिजोरम बीजेपी के लिए बहुत संभावना वाला राज्य नहीं है। लड़ाई सीएम जोरमथांगा की पार्टी एमएनएफ और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने 2018 के चुनाव में 39 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक सीट पर ही उसे जीत मिली थी। इस बार बीजेपी ने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और किसी के साथ गठबंधन भी नहीं किया है। मिजोरम में इस बार के चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा संभावनाएं दिख रही है।
ऐसे में राहुल गांधी ने भी 2 दिन मिजोरम में रहकर प्रचार करके कांग्रेस के लिए माहौल मजबूत कर दिया है। हालांकि चुनावी सर्वे में किसी को भी बहुमत का अनुमान नहीं मिलता दिख रहा है कि फिर भी कांग्रेस की सीटें 5 से बढ़कर 15 हो सकती है, जबकि MNF की सीटें 26 से घटकर आधी हो सकती है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान। अब मैं ले चलता हूं ऐसे मरीज़ के पास। ये पेशेंट आप खुद उसके रूबरू आप सुन सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ़ों में था और आज सलीम चावला साहब की दवाओं से उसको शिफा मिली, जज़ा मिली। मैं यही कहूँगा कि आप भी अगर कहीं परेशान हैं, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, तो एक बार ज़रूर सलीम चावला साहब से मिलें और अपनी परेशानी को दूर करें, क्योंकि हर मर्ज़ का इलाज उनके पास है, शफा भी है, जज़ा भी है। चालू हो गया। कहाँ से आए भाई? उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। आपने सुल्तान प्रधान से ऑपरेशन कराया था? जी जी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑपरेशन किया, कीमो किया, रेडिएशन किया। ऑपरेशन किया, कीमो किया, रेडिएशन किया, लेकिन बीमारी खत्म नहीं करी। खत्म नहीं। आपने मेरे से 4 महीने इलाज कराया जी। आज 4 महीने हो गए, तो 4 महीने में अभी आपका क्या कहना, आपकी बीमारी खत्म हो गई? आज मैंने आपसे कह दिया आपकी दवाई खत्म। जी जी। आज के बाद आपको कोई दवाई नहीं चाहिए। जी जी। आपका नाम, आपका नंबर बोलो। 88-288 हाँ 08 हाँ 55 3। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कोई आपका वीडियो हम लोग वायरल करेंगे जी। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं। कोई फोन करेगा तो आप हमारा पता बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का 24वां दिन है। इस बीच यहूदी देश ने अब गाजा पट्टी पर जमीनी हमले भी बढ़ा दिए हैं और अपने टैंकों को गाजा के बाहरी इलाके में घुसा दिया है। एक तरफ आसमान से इजराइल मिसाइलें दाग रहा है, तो वहीं जमीन पर टैंक गरज रहे हैं। यही नहीं, अस्पतालों तक को इजराइल ये कहते हुए निशाना बना रहा है कि इनका इस्तेमाल हमास अपने ठिकानों के तौर पर कर रहा है। गाजा के तेल अल हवा इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने भी बताया कि हमने बीते 24 घंटे में हमास के 600 ठिकानों पर अटैक किया। इसके अलावा गाजा शहर के जैतून जिले में इजरायली सेना के टैंक घुस गए हैं। ये जिला बाहरी इलाके में बड़ा है और हमलों के चलते इसका सड़क से संपर्क टूट गया है। इन हमलों के बाद पूरे गाजा में ही खतरा पैदा हो गया है और लोग अपनी जानें बचाने के लिए जहां तहां छिपते फिर रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इजराइल की सेना के हमले से जैतून जिले से संपर्क खत्म हो गया है। अब वहां कोई गाड़ी नहीं जा सकती। दरअसल इजराइल ने कई बार गाजा पट्टी पर बसे 11 लाख लोगों को वहां से निकालने की चेतावनी दी। इजरायली सेना ने कहा कि यहां मौजूद लोग दक्षिण इलाके में चले जाएं। हालांकि इजराइल की सेना अब उधर भी हमले कर रही है। बीते कुछ ही दिनों में गाजा पट्टी से लाखों लोगों ने पलायन किया। फिलिस्तीनी अथॉरिटीज का कहना है इजराइल के हमलों में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, इनमें आधे से ज्यादा तो बच्चे ही थे। वहीं इजराइल का दावा है कि वो अब तक 100 से ज्यादा हमास के खूंखार लड़ाके मार चुकी है। इन हमास आतंकियों ने सुरंगें बना रखी हैं और इजराइल इन पर गैस तक से हमला बोल रहा है।